हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास हमारे अतीत भाग 1 से चैप्टर नंबर सेकंड आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए थे और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था बदलती जलवायु। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो जब पूरी दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आया, यानी कि जब चारों तरफ गर्मी होने लगी और गर्मी होने लगी, उससे क्या हुआ, जगह जगह घासें उगने लगी। तो फिर खेती हुई, खेती के बाद पशुपालन की शुरुआत हुई। तो जब विभिन्न इलाकों में इलाकों में प्राकृतिक रूप से क्या होने लगा, अनाज उगने लगा, यानी कि पौधे उगने लगे, तो उसमें अनाज के पौधे भी उगने लगे। तो उसमें जैसे कि काफ़ी सारे अनाज उगे, जैसे गेहूँ, जौ और धान। तो विभिन्न इलाकों में प्राकृतिक रूप से अनाज उगने लगे, यानी कि अपने आप ही अनाज उगने लगे, प्राकृतिक रूप से अपने आप अनाज उगने लगे। जैसे गेहूँ, जौ और धान यानी कि चावल, ये अनाज अपने आप उगने लगे। और जब ये अनाज उगने लगे तो फिर क्या किया, लोगों ने अनाजों को भोजन के रूप में बटोरा, यानी कि उनको इकट्ठा करना शुरू किया। किन्ने, लोगों ने। जब उनके पास अनाज काफ़ी होने लगा, तो प्राकृतिक रूप से उगने लगे, तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने उसको इकट्ठा करना शुरू किया। और अनाजों को, अब भी जो लोग थे अनाजों को खुद पैदा करना सीख गए, यानी कि उनको उगाना सीख गए। और वो धीरे धीरे क्या बन गए, वो धीरे धीरे कृषक बन गए, यानी कि वो धीरे धीरे किसान बन गए। अब वो किसान बन गए, लेकिन पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। अब जो भी लोग थे अपने घरों के आसपास वो क्या रखने लगे, चारा रखने लगे। यहाँ पे अपने घरों के आसपास चारा वो रखने लगे। तो चारे को देखकर जो जानवर थे चारे की तरफ आकर्षित होने लगे, यानी कि लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया। किन किया, लोगों ने जानवरों को आकर्षित किया और उनको पालतू बनाया। लोग जब अपने घरों के आसपास जानवरों के लिए खाना रखेंगे, यानी घास फूस रखेंगे, तो क्या करेंगे, जो जानवर हैं वो चारे को देखकर आकर्षित होंगे। अब उन्हें डेली, यानी कि रोज़ वहाँ पे उन्हें खाने के लिए चारा मिलेगा, तो वो रोज़ उस जगह वो आएंगे। अब वो उस जगह डेली आने लगे, तो क्या किया, लोगों ने उनको पालतू बनाया। और वो जो जानवर थे, ज़्यादातर जानवर उसमें क्या थे, भेड़, बकरी, गाय और सूअर, ये सब जानवर आते थे। क्योंकि ये सब जो भेड़, बकरी, गाय ज़्यादातर क्या खाते हैं, ये खाती हैं घास। और जो जानवर ज़्यादातर किस में रहते हैं, वो रहते हैं झुंडों में, यानी कि जानवर ज़्यादातर झुंडों में रहते हैं और वो घास खाते हैं। तो घास खाने के लिए वो लोगों के घरों के आसपास आने लगे। तो अब जो जानवर है, जो लोगों ने जानवरों को जो पूर्वज माना है, वो माना है कुत्ते को लोगों ने जानवरों का पूर्वज माना है। लेकिन जो ये जानवर थे, इनको वो पालतू बनाया। अब लोगों ने जब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, तो वो क्या, जो जंगली जानवर थे उनकी रक्षा भी करने लगे। तो जानवरों की रक्षा वे करते थे, किससे, जंगली जानवरों से। वो उन जानवरों की रक्षा करते थे और उनका ध्यान रखते थे, यानी कि खाने का उनको खाने को देते थे, उनको बचाते थे जंगली जानवरों से। तो अब उनका ध्यान रखने लगे और वो उनको चारा देने लगे, उनको अच्छे से खिलाने पिलाने लगे। तो वो क्या बन गए, वो बन गए कृषक। तो वे जो खेती की शुरुआत थी और पशुपालन था, लोगों ने खेती करना भी सीख लिया और वो पशुपालन करना भी उन्होंने सीख लिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बसने की प्रक्रिया। तो जो बसने की प्रक्रिया थी, इसको अलग नाम दिया गया, जैसे कि
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा गया? उसको कहा गया बसने की प्रक्रिया। यानी कि जो लोगों के द्वारा जो पौधे उगाए जा रहे थे और जो जानवर पाले जा रहे थे, तो उसी को क्या कहा गया है? उसी को कहा गया है बसने की प्रक्रिया। उसको बसने की प्रक्रिया नाम दे दिया। तो अब जो ये जानवर थे, कौन से? जो पौधे उगा रहे थे और जो जानवर पाल रहे थे, तो ये क्या थे? ये जंगली पौधों और जंगली जानवरों से बिल्कुल अलग थे। जंगली जानवरों और जंगली पौधों से जो थे ये बिल्कुल अलग थे, क्योंकि ये इनकी देखभाल करते, ये लोगों द्वारा किए जाते थे। और जो जंगली जानवर थे उनमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी, उनको लोग नहीं पालते थे, ना ही वो उगाते थे। तो जो लोग जानवर पालते थे और जो लोग पौधे उगा रहे थे, तो वो बिल्कुल अलग अलग थे। जैसे जो पौधे लोग उगा रहे थे, तो वो कैसे थे? जो पौधे ऐसे उगाते थे जो कठोर मौसम को झेल सके। यानी कि अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको भी झेल सके, ज़्यादा ठंड पड़ रही है उसको भी वो झेल सके, और गर्मी में भी वो गर्मी को भी झेल सके। तो जो ये लोग थे ऐसे पौधे उगाते थे जो कठोर मौसम को झेल सके। और वो लोग ऐसे जानवर पालते थे जो जल्दी बीमार ना पड़े और शांत स्वभाव के हो और अहिंसक हो। अहिंसक जैसे कि वो उन्हें काटे ना। तो वो ऐसे जानवरों को पालते थे जो बिल्कुल शांत हो, अहिंसक हो और जो जल्दी बीमार ना पड़े। और जो वो अनाज उगाते थे, जो वो लोग अनाज उगाते थे, वो कैसे उगाते थे? जिनका दाना मोटा हो, और जिनकी डंडलें मजबूत होती हों, जिनका दाना मोटा हो, और वो हवा, चाहे तेज बारिश हो, चाहे तेज हवा चले, उसमें भी वो ना गिरे। तो ऐसे जानवर, पौधे, अनाज को वो उनकी देखभाल करते थे, और ये जंगली पौधों और जंगली जानवरों से बिल्कुल अलग थे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है नवीन जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली, नवीन यानी कि नई जीवन शैली का यानी कि शैली का मतलब होता है तरीका, यानी कि नए तरीके से जीवन को जीने का एक तरीका, यानी कि नए तरीके से। तो जो उसमें नए तरीके उसमें क्या क्या, जैसे कि उन्होंने, जो लोग थे, लोगों ने फसलें उगाने से उन्हें काटने तक की जो देखभाल थी उसकी बात सोची थी। यानी कि जो लोग थे, फसलों को उगाने से लेकर काटने तक की देखभाल करना, उसको पूरी तरह जब उसको उगाते थे तब से लेकर जब तक उसको नहीं काट देते, वहाँ तक उन्होंने बात सोची कि उनकी देखभाल करने की, और उनको भंडारण करने की भी उन्होंने उनके बारे में सोचा कि भंडारण किस तरह किया जाए। तो अब भंडारण वो कैसे करते थे? भंडारण करने के लिए सोचते थे कि उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए। उन्होंने क्या बनाए? मिट्टी के बर्तन बनाए। किन्होंने? लोगों ने। किसके लिए? भंडारण के लिए, जिसमें वो अनाज को रख सके। और क्या? उन्होंने टोकरियां बुनकर जमीन में, यानी कि जमीन में उन्होंने गड्ढा खोदा, उन टोकरियों को उस गड्ढे में गड्ढा खोदकर उन टोकरियों को रखा, और टोकरी के अंदर वो क्या रखते थे? अनाज को रखते थे। जमीन में नीचे गड्ढा खोदकर उनमें टोकरे रखते थे, फिर उनमें वो अनाज भरकर उनका भंडारण करते थे अनाज का। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जो जानवर थे वो इधर उधर घूमते थे। तो अब जो जानवर थे, अब जानवर क्या देते? बच्चे। जब वो बच्चे देते हैं तो क्या, जो जानवर की जब उनके बच्चे होते रहे तो उनकी संख्या बढ़ती रही।
जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई और इन जानवरों से हमें क्या मिलता है, हमें जानवरों से मिलता है दूध। और जो दूध होता है वो खाने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है, तो इसलिए दूध को अच्छा स्रोत मानते हैं। और जानवरों से मांस भी मिलता है, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, क्योंकि ये क्या है, खाद्य भंडारण है। क्या है, जो जानवर थे वो क्या है, खाद्य भंडारण का एक तरीका है। तो जानवरों से मांस भी मिलता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें हम, जब फसल ना हो, यानी कि जब ज़्यादा अधिक, जब बहुत अधिक बारिश हो, तो उस समय फसल तो हो नहीं पाएगी। तो उस समय क्या होगा, जो वे लोग थे तो वो जानवरों को मारकर खा सकते थे। तो फसलें ना उगने पर पशुओं को स्रोत के रूप में प्रयोग करना उनके लिए, यानी कि उनका स्रोत था। क्या, जानवर उनके स्रोत थे। अगर उनके किसी कारण फसलें ना हुए, उनके पास अनाज ना हो, तो वो जानवरों को मारकर खा सकते थे। और अगर दूसरे शब्दों में इसको कहें तो इसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, क्योंकि अगर जो पशुपालन, अब पशुओं को पाल रहे हैं, वो हमें अनाज ना मिले किसी कारण से, तो हम पशुओं को मारकर खा सकते थे वे लोग। और अब जो पशु हैं, तो जो पशुओं से हमें क्या मिलता है, पशुओं की जो खाल होती है और जो उनके बाल होते हैं, तो उनके बालों से ऊन बनती है। तो खाल ऊन को कपड़ों के रूप में वो इस्तेमाल करते थे। कैसे, जब ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो जो उनकी खाल होती थी उनको कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करते थे, और बालों से ऊन बनाकर, उनके कपड़े बनाकर वो ठंड से बचने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालन के बारे में पता लगाएं। हमारा टॉपिक है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो जो पुराने कृषक और पशुपालक थे, तो पुरातात्विकों को शुरुआती जो आरंभिक जो कृषक और पशुपालक थे उनके होने के साक्ष्य मिले, उनके सबूत मिले हैं। और वो सबूत कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। जो वो साक्ष्य थे, सबूत थे, वो पूरे उपमहाद्वीप में। जैसे कि ज़्यादातर वो सबूत कहाँ थे, ज़्यादातर वो थे पश्चिमोत्तर, यानी कि पश्चिम और उत्तर के भाग में, और कश्मीर में, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के जो ये हिस्से हैं, यानी पश्चिमोत्तर, कश्मीर, पूर्व और दक्षिणी भारत, इन चारों जगह पर सबसे अधिक साक्ष्य पाए गए हैं। कि वो कौन से साक्ष्य पाए गए, कि वहाँ पर उन लोगों ने, उनके जो घर थे, जो झोंपड़ियाँ थी, अब वो साक्ष्य है भी या नहीं ऐसा नहीं पता, लेकिन उनको साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा कि वहाँ पे इन जगहों पर साक्ष्य मिले हैं। जैसे उनको किसके साक्ष्य मिले हैं, झोंपड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, और अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, और पशुओं की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विकों को अनाज के, घरों के और पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य उनको मिले हैं। और पुरातात्विद होते हैं, पुरातात्विदों ने हड्डियों से पता लगाते हैं कि वे जो हड्डियां हैं जानवरों की हैं या फिर मानव के। और जानवर की हैं तो कौन से जानवरों की वो हड्डियां हैं। तो अब जो पुरातात्विद थे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं किसके, अनाज के। तो उन्होंने पता लगाया कि वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे उस चीज़ की वहाँ पे खेती की जाती होगी।
खेती की जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं पता कि उन्हें ऐसा नहीं पता चला कि उन लोगों ने पूछकर वहाँ पे वे बीज छोड़े हैं या फिर गलती से वे बीज वहाँ पर बिखर गए थे, जिससे कि वहाँ पर क्या हुई, वहाँ पे खेती उगनी शुरू हुई थी। और वे जो जानवर थे, अब वो जानवर पालतू थे या फिर जंगली, तो इसके लिए वो क्या करते थे, हड्डियों से उस जगह के बारे में, यानी कि हड्डियों से पता लगाते थे कि वे हड्डियां कौन से जानवर की हैं, क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उनकी जो हड्डियां होती हैं वो भी काफ़ी बड़ी और मजबूत होती हैं। वहीं अगर हम पालतू जानवर की बात करें तो पालतू जानवर की हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं और जो उनके दांत होते हैं वो भी ज़्यादा पैने नहीं होते, लेकिन जंगली जानवरों के दांत भी बहुत पैने होते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि स्थायी जीवन की ओर। क्या है? स्थायी जीवन की ओर। तो पुरातात्विदों को कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि झोपड़ी और घरों के साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ पर मिले हैं? स्थायी, यानी जो परमानेंट, जो परमानेंट जहाँ पर वो रहते थे वहाँ उनके कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कुछ झोपड़ी मिली हैं और कुछ घर मिले हैं। घरों और झोपड़ियों के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि बुर्ज़होम, एक बुर्ज़होम नामक जगह है, वो कहाँ पर है? वो है कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में है। बुर्ज़होम नामक एक जगह है, वहाँ पर लोग जो रहते थे, लोग गड्ढे के नीचे, यानी कि जमीन को काफ़ी उसकी ज़मीन के नीचे गड्ढा करके उस गड्ढे के नीचे रहा करते थे। बुर्ज़होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था गर्तवास। और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी, तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया गर्तवास। यानी कि जमीन के नीचे काफ़ी गड्ढा खोदकर और गड्ढे को उसमें सीढ़ी बनाकर और उसके नीचे दोबारा गड्ढा खोदकर उसे क्या कहा गया है? उसे कहा जाता है गर्तवास। उसे कहा जाता है गर्तवास, यानी कि काफ़ी नीचे गड्ढा खुदा हुआ। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कहाँ पर? जो ये गर्तवास थे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि पत्थर के वहाँ पे औजार मिले हैं। किसके? वहाँ बहुत सारे पत्थर के औजार मिले हैं, और जिनकी वो एक तो धारदार होते ही थे, पैने होते थे, लेकिन जब उनकी धार नहीं होती थी तो उनकी धार और ज़्यादा अधिक करने के लिए वो क्या करते थे? उन पर पॉलिश करते थे। क्या करते थे? उन पर पेंट, यानी कि पॉलिश करते थे उनकी धार और अधिक बनाने के लिए। और वहाँ से कुछ और चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि जो वो लोग वनस्पतियों से चीज़ें, जो वस्तुएं लाते थे, उनको पीसने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते थे? वो करते थे ओखली और मूसल का इस्तेमाल करते थे। ओखली और मूसल का इस्तेमाल वो करते थे, जिससे कि वो जो अगर जैसे कुछ मसाले, जैसे हम मसाले आजकल हम किस में पीसते हैं? मिक्सचर में वो उनको पीसते हैं या फिर सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो वहाँ पर जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो किसके मिले हैं? ओखली और मूसल के साक्ष्य मिले हैं, जो वनस्पतियों से वो चीज़ें लाते थे और उनको कूटते पीसते थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पर स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाया, और उन्हें कुछ जानवरों को पालतू ही बनाया, जैसे कि भेड़ बकरी, उनको उन्होंने पालना सीखा। यानी कि मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले स्त्री पुरुष दोनों ने खेती करना और पशुओं को पालना सीखा। और वहाँ पर कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि वहाँ पर कहाँ पर? मेहरगढ़ में कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि हिरण, सुअर,
भेड़, बकरियाँ, इन सब के वहाँ पे हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और वहाँ पर जो घर होते थे मेहरगढ़ में जो घर होते थे वो कैसे होते थे? वो चकोर और आयताकार घर होते थे। और हर घर में 4 कमरे होते थे, यानी कि अगर चकोर घर है तो उसमें भी 4 कमरे होंगे, और अगर आयताकार घर है तो उसमें भी 4 ही कमरे होंगे। यानी कि प्रत्येक घरों में 4 कमरे होते थे, और उनमें से कुछ कमरे भंडार के लिए होते थे। जैसे 4 कमरे होते थे तो एक कमरा किसके? भंडारण के लिए भी काम में आते थे। यानी कि जो घर होते थे, घरों का आकार चकोर होता था और आयताकार होता था। प्रत्येक घरों में 4 कमरे होते थे। 4 कमरों में से कुछ कमरे भंडारण के काम आते थे। और जो अब तो ये तो हमारा क्या था? ये था वहाँ का जीवन। ये क्या था? हमारा जीवन, कि वो कैसे जीते थे, वो कैसे वहाँ पे काम करते थे। अब जो है वो है मृत्यु। अब हमारी मृत्यु, तो मृत्यु क्या हो कि वहाँ पर मेहरगढ़ में जो मृतक जो होते थे, जो शव होते थे, जो व्यक्ति मर जाते थे, तो उनके कब्रों में वो उनका सामान दफनाते थे। जैसे कि ये क्या है? कब्र। तो जो कब्र में जो जिस व्यक्ति की कब्र होगी उसका वो सामान दफनाते थे उसके साथ। जैसे कि सामान, जैसे खाने पीने का उसके इस्तेमाल का जो वो इस्तेमाल करता था, तो वो सब उनके उस कब्र के साथ ही दफनाते थे। वो ऐसा मानते थे कि ये जो सामान है ये परलोक में भी वो ये चीज़ इस्तेमाल करेगा। जैसे कि खाना है तो वो परलोक में भी खाना खाएगा, और जो सामान है जो वो इस्तेमाल करता है तो वो परलोक में इस्तेमाल करेगा। उन लोगों का ऐसा मानना था। और वहाँ के कब्र में क्या, जो मृतक के साथ एक बकरी के साथ, यानी कि एक कब्र में, जो मेहरगढ़ की एक कब्र है तो उसमें क्या है, यानी कि शव के साथ साथ, मृतक शरीर के साथ साथ एक बकरी का भी साक्ष्य मिला है। किसका? बकरी का भी साक्ष्य मिले हैं। जो मृतक शरीर था उसका सामान भी, और उसके साथ बकरी, यानी कि वो बकरी पालता होगा, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।